अगर कोई नींद में गया लेकिन लौटा किसी और लोक की सच्चाई लेकर, तो क्या वो सपना था या कोई चेतन यात्रा? इस कहानी का हर दृश्य आपको सोचने पर मजबूर करेगा। क्या हम जो जागते हुए देख रहे हैं वही असली है, या असल दुनिया वहां है जहां हमारी आत्मा भटकती है जब हम सोते हैं? इसे अंत तक सुने, क्योंकि इस रहस्य का जवाब आपको चौंका देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रात के गहरे सन्नाटे में जब पूरी दिल्ली गहरी नींद में डूबी थी, रिसर्च लैब की उस अंतिम खिड़की से अब भी हल्की नीली रोशनी झांक रही थी। डॉ. आरव मेहरा, भारतीय न्यूरोवैज्ञानिक समुदाय का उभरता हुआ नाम, उस कंप्यूटर स्क्रीन के सामने पिछले 27 घंटे से बैठा हुआ था। उसने अपने जीवन के 10 साल ड्रीम स्टेट न्यूरो फ्रीक्वेंसी मैपिंग नामक एक बेहद विवादास्पद प्रोजेक्ट में झोंक दिए थे। वह मानता था कि सपने महज मस्तिष्क की कल्पनाएं नहीं, बल्कि किसी अन्य स्तर की वास्तविक यात्राएं होती हैं, जहां आत्मा किसी अदृश्य द्वार से गुजरती है। इस विचार के लिए उसकी आलोचना भी खूब हुई थी। एक बार उसने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा था, ड्रीम्स आर डोर्स, रीलर देन रियलिटी, वी जस्ट फॉरगॉट द कीज। तब से उसे ड्रीम डॉक्टर के नाम से भी पुकारा जाने लगा था, कभी प्रशंसा में, कभी उपहास में। लेकिन आरव परवाह नहीं करता था, वो तो बस उत्तर खोज रहा था। उस रात लैब में बैठे हुए उसने अपने ईईजी मॉनिटर में अजीब सी अनियमित तरंगें देखीं, जो एक स्वप्नावस्था में गए इंसान की सामान्य फ्रीक्वेंसी से मेल नहीं खा रही थीं। कंप्यूटर की स्क्रीन पर उस व्यक्ति के ब्रेन मैप में नीली रेखाएं धीरे धीरे पर्पल हो रही थीं, जैसे कोई चेतना किसी और तरंग पर स्थानांतरित हो रही हो। उसे घबराहट नहीं हुई, बल्कि एक प्रकार की उत्सुकता ने उसकी थकान को पूरी तरह भुला दिया। लेकिन तभी उसकी अपनी आंखें भारी होने लगीं। ज्यादा नींद या थकावट के कारण नहीं, बल्कि जैसे कोई उसे खींच रहा हो, धीरे पर लगातार। उसने कंप्यूटर ऑफ किया और लैब के भीतर बने रेस्ट कैबिन में जाकर लेट गया। उसकी पलकों के नीचे एक कंपन सा होने लगा, जैसे कोई द्वार खुलने वाला हो। फिर अचानक वो किसी और जगह था। चारों तरफ धुंधलापन था, लेकिन वो अजीब तरीके से शांत और सुंदर था। वो वहां खड़ा था और जमीन पर उसकी परछाई नहीं थी। आसपास बहती नर्म हवा में कोई सुगंध थी, हल्की सी नीले कमल की तरह। वो एक पुल के पास था जो आसमान में झूल रहा था। पुल पत्थर का नहीं, किसी रोशनी से बना था। एक और आश्चर्यजनक बात, वहां के लोग उसे देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। एक बच्चा दौड़ता हुआ उसकी ओर आया और बोला, नीलराज, तुम इतने समय बाद आए। आरव सन्न रह गया। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। कौन नीलराज? तभी वहां एक वृद्ध आए, बिल्कुल शांत और सहज। उन्होंने उसकी आंखों में देखा और सिर झुकाया, जैसे कोई पुराना मित्र लौट आया हो। हमने तुम्हारा इंतजार किया था, वृद्ध बोले। तुम्हारे बिना स्वप्न प्रवेश द्वार अधूरा था। आरव ने उन्हें रोककर कहा, कृपया बताइए ये सब क्या है? क्या मैं सपना देख रहा हूं? वृद्ध मुस्कुराए। तुम वही पूछ रहे हो जो हर बार पूछते हो, और हर बार तुम्हें सब याद दिलाना पड़ता है। इस बार आरव को कुछ गूंजती आवाजें सुनाई दी, पुराने मंत्रों की, जैसे कोई चेतन संगीत उसके भीतर चल रहा हो। और फिर उसका शरीर हल्का हुआ और वो खुद को हवा में तैरता महसूस करने लगा। उसे लगने लगा कि वह कुछ याद कर रहा है, कोई ऐसा स्मृति जिसे उसने कभी जानबूझकर भूला था। तभी एक शिला उसके सामने प्रकट हुई, जिस पर एक भाषा में कुछ लिखा था जो वो पहली बार देख रहा था, पर समझ गया। उस पर लिखा था, स्वप्न वह नहीं जो तुम देखो, वह है जो तुम्हें देखता है। और इसके ठीक बाद उसकी चेतना को किसी ने जैसे पीछे खींचा। उसकी सांस तेज हो गई, आंखें खुलीं और वह अपने बिस्तर पर था। लेब का वही कैबिन, वही कुर्सी, वही दीवारें, सब सामान्य, पर नहीं, कुछ अलग था। उसकी हथेली पर हल्की नीली राख की छाया थी। आरव कुछ समझ नहीं पाया। वह इस अनुभव को भूल नहीं पा रहा था। वह जानता था कि यह कोई सामान्य सपना नहीं था। उसने अपने ईईजी डिवाइस से खुद को जोड़ने का फैसला किया। वह अपने स्वप्न को ट्रैक करना चाहता था। उस रात जब वो सोया, उसने अपने सिर पर सेंसर लगाए और रिकॉर्डिंग ऑन रखी। और फिर वही जगह, वही पुल, वही लोग। इस बार वो वहां का नागरिक लगता था। किसी गगनपट संस्था में उसका नाम पुकारा जा रहा था। नीलराज, चेतना उन्नयन कक्षा में आपका स्वागत है। वहां के अध्यापक, जो एक प्रकार की ऊर्जा चेतना प्रतीत हो रहे थे, ने उसे बताया, तुम एक स्वप्न द्वारक हो नीलराज, और तुम्हें हर बार नीचे भेजा गया है ताकि तुम चेतनाओं की उन्नति में सहयोग कर सको। लेकिन हर बार तुम वहां की दुनिया को यथार्थ मान बैठे और सब भूल गए। आरव का दिमाग सुन्न हो गया। लेकिन सबसे अजीब बात तब हुई जब एक लड़की उसके पास आई, सफेद परिधान में, और कहा,
मैंने तुम्हें बचाने के लिए खुद को समय के पार भेजा, लेकिन अब वक्त कम है। उसने लड़की से पूछा, क्या ये कोई कल्पना है या मैं पागल हो रहा हूं? वो मुस्कुराई। पागल वही होता है जो सपनों को केवल सपना समझे। तुम जाग रहे हो नीलराज, पहली बार। उसी रात जब आरव की चेतना पुनः अपने शरीर में लौटी तो वो बुरी तरह हाँफ रहा था, पसीने से लथपथ और हृदय की धड़कन तेज। लेकिन तब उसकी नजर तकिए के नीचे गई। एक सफेद लिफाफा रखा था। उसने कांपते हाथों से लिफाफा उठाया। उस पर कोई पता नहीं था। अंदर एक चिट्ठी थी। बेहद सुंदर हस्तलिपि में लिखा था, नीलराज, अब समय सीमित है। स्वप्न द्वार खुल चुका है। अब यात्रा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। लौटना होगा। हमने बहुत प्रतीक्षा की है। आरव की आंखें फटी रह गईं। ये कोई सपना नहीं था। ये चेतना की कोई और ही यात्रा थी। लेकिन सवाल यह था, क्या अगली रात वह फिर वहीं जाएगा, या अब यह सब कुछ उसकी जागती दुनिया में भी प्रवेश करने लगा था? उसके लैपटॉप पर ईईजी रिकॉर्डिंग चल रही थी और एक विचित्र बात दर्ज हुई थी। स्वप्न के दौरान उसकी मस्तिष्क तरंगों में एक क्षण ऐसा आया जब उसका ब्रेन फ्रीक्वेंसी 7.8 हर्ट्ज पर फ्रीज हो गया था। वही आवृत्ति जिस पर पृथ्वी की शूमन रेजोनेंस होती है। क्या सच में उसका मस्तिष्क पृथ्वी के मूल कंपन से जुड़ गया था, या वह किसी और लोक से संदेश प्राप्त कर रहा था? उसी क्षण उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया, अननोन डिवाइस कनेक्टेड विया क्वांटम सिंक। आरव समझ नहीं पाया कि वह क्या पढ़ रहा है, लेकिन एक बात अब स्पष्ट थी, उसकी नींद अब केवल आराम का माध्यम नहीं थी। यह यात्रा थी जो शुरू हो चुकी थी और अब उसे खुद को खोजना था, उस लोक में भी और इस लोक में भी। आरव की आंखें खुली थीं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि वो जागा है या अभी भी स्वप्न में है। तकिए के नीचे से मिली उस चिट्ठी ने उसकी चेतना को जैसे दो हिस्सों में बांट दिया था। एक हिस्सा जो यथार्थ में था और दूसरा हिस्सा जो हर रात एक और लोक में जाकर जीता था। दिन का उजाला अब उसके लिए राहत नहीं, उलझन बन चुका था। लैब के भीतर की स्क्रीनें, मस्तिष्क के ग्राफ, नर्वस सिस्टम की थ्योरी, ऑल फेल्ट हॉलो नाउ। आरव अब जानता था कि चेतना कोई बायो इलेक्ट्रिक घटना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के साथ जुड़ने वाली कोई एंशिएंट सिस्टम है जिसे विज्ञान अब तक छू भी नहीं पाया। वो चुपचाप अपने लैपटॉप पर बैठा रहा और उस ईईजी रिकॉर्डिंग को बार बार देखता रहा, जिसमें उसकी ब्रेन वेव्स 7.8 हर्ट्ज पर जाकर फ्रीज हो गई थीं। यही आवृत्ति शूमन रेजोनेंस कहलाती है, पृथ्वी का मूल कंपन। लेकिन कैसे और क्यों सिर्फ नींद में? उसी दिन दोपहर को जब उसकी रिसर्च असिस्टेंट सिया उसके लिए चाय लेकर आई, उसने एक रहस्यमयी बात कही, सर, आज मैंने भी एक अजीब सपना देखा। एक उजली सी दुनिया थी और वहां सब लोग किसी नीलराज का इंतजार कर रहे थे। अजीब ना? आरव सन्न रह गया। किसी को उसने अब तक अपने अनुभव नहीं बताए थे, लेकिन अब क्या ये चेतना फैल रही थी, या क्या सिया भी कभी उस लोक का हिस्सा रही थी? उस रात आरव ने खुद को पूरी तैयारी से सुलाया, सेंसर लगाए, कैमरा ऑन किया और उस चिट्ठी को तकिए के नीचे फिर से रख दिया। जैसे ही आंखें बंद हुईं, एक भयानक कंपन उसके सिर में उठा। लेकिन इस बार वो धीरे धीरे धुंध नहीं, बल्कि एक विशाल नेत्रालय में पहुंचा। ये जगह किसी आध्यात्मिक पुस्तकालय की तरह थी, पर यहां किताबें नहीं, चेतनाएं रखी गई थीं। हर चेतना एक चमकती हुई बूंद की तरह ऊपर लटक रही थी, और जैसे ही कोई उन्हें छूता, स्मृतियां खुलने लगतीं। वहां उसका स्वागत एक बहुत वृद्ध और दिव्य पुरुष ने किया। उनकी आंखों में अनंत गहराई थी। स्वागत है नीलराज, उन्होंने कहा। कृपया बताइए कि मैं कौन हूं और ये सब क्या है? आरव ने कांपते स्वर में पूछा। तुम स्वप्न द्वारक हो, उन चंद चेतनाओं में से एक जो बहुलोक यात्रा में सक्षम है। ये नेत्रालय उन सबकी स्मृतियों का संग्रह है जो जागृत आत्माएं हैं। तुम पहले भी यहां आते रहे हो, पर हर बार पृथ्वी पर जाकर सब भूल जाते हो। पर क्यों? उसने पूछा। क्योंकि चेतना जब एक भौतिक शरीर में बंद होती है तो स्मृति भी सीमित हो जाती है। ये प्रकृति का नियम है। लेकिन अब तुम जाग रहे हो। आरव को उनके शब्दों में एक अजीब सी कंपन महसूस हुई, जैसे हर बात उसके भीतर पहले से थी, पर वह भूल गया था। फिर उन्होंने उसे एक चेतना बूंद की ओर इशारा किया। इसे छुओ। जैसे ही आरव ने उसे छुआ, उसकी आंखें बंद हो गईं और एक दृश्य उभरने लगा। वो एक युद्ध का दृश्य था, जहां दो चेतन सेनाएं टकरा रही थीं। आकाश में उड़ते चेतना योद्धा ऊर्जा की तरंगों से लड़ रहे थे, और उन्हीं के बीच एक योद्धा था, नीलराज, जो चेतन द्वार को बंद करने के लिए अंतिम युद्ध लड़ रहा था। पर किसी विश्वासघात के कारण वह हार गया
और उसकी चेतना को पृथ्वी पर भेज दिया गया। आरव ने खुद को उसी रूप में देखा, लंबे केश, नीली आभा और हाथ में एक त्रिकोणीय क्रिस्टल। उसका हृदय कांप उठा। ये तुम थे, वृद्ध बोले, और अब तुम्हें स्मृति पुनः प्राप्त हो रही है। पर अब क्या? क्या मुझे वहां लौटना होगा? हाँ, पर पहले तुम्हें 3 सत्य समझने होंगे, स्वप्न, स्मृति और स्वत्व। उसी क्षण वहां एक ऊर्जा कंपन हुआ और एक महिला चेतना वहां प्रकट हुई, सफेद और नीली आभा में लिपटी, बड़ी गहराई वाली आंखों वाली। एलेसिया। वृद्ध मुस्कुराए। आरव ने उसकी ओर देखा और एक अजीब सा कंपन उसकी छाती में उठा। उसे कुछ याद नहीं आया, पर उसका दिल मान गया, वो उसे जानता है। तुमने मुझे छोड़ा क्यों था नीलराज? उसने धीरे से पूछा। मुझे कुछ याद नहीं, आरव ने कहा। यही तो दुख है, एलेसिया बोली। तुम हर बार लौटते हो, लेकिन सब भूल जाते हो, फिर से वही द्वार बंद करने जाते हो, अकेले। इस बार मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। आरव उस समय कुछ कह नहीं पाया, लेकिन जैसे ही वो उसकी आंखों में देख रहा था, नेत्रालय की दीवारें कंपन करने लगीं, जैसे कोई चेतना इसे देख रही हो, कोई ऐसा जो ये नहीं चाहता। हमें जाना होगा, वृद्ध बोले। तुम्हें अब चेतना की दूसरी परत में प्रवेश करना है। और तभी आरव की चेतना को जैसे जोर से झटका मिला। उसकी आंखें खुलीं। वो बिस्तर पर था, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। उसका तकिया गीला था आंसुओं से, और मेज पर एक वस्तु रखी थी, एक त्रिकोणीय नीला क्रिस्टल। ये कैसे आया? उसने उस क्रिस्टल को छुआ और उसके स्पर्श से उसके दिमाग में अजीब से दृश्य चमकने लगे। वह खुद को आकाश में उड़ता देखता है, समय की लहरों को पार करता है और चेतना के तारों को जोड़ता है। अब वो डर नहीं रहा था, अब उसे केवल एक सवाल सता रहा था। क्या मेरी ये चेतना पृथ्वी की है, या मेरी आत्मा किसी और लोक की दूत है? अगली सुबह लैब में वह सामान्य था, लेकिन उसकी आंखों की चमक कुछ और कह रही थी। सिया ने उसे देखा और चौंक गई। सर, आपकी आंखों का रंग नीला हो गया है। आरव ने आईने में देखा। वास्तव में उसकी आंखों में हल्की नीली रोशनी तैर रही थी। उसी शाम लैब के बाहर एक अजनबी उससे मिला, लंबा कद, सादा परिधान और बहुत शांत। आप आरव मेहरा हैं? उसने पूछा। हाँ, आरव ने जवाब दिया। मैं भी एक स्वप्न द्वारक हूं। मुझे भी चेतना में यात्रा होती है, लेकिन एक संदेश आपके लिए आया है। कहां से? उस लोक से। उसने एक छोटा सा उपकरण निकाला जो एक गोल चमकता हुआ पत्थर था। इसे अपने माथे पर रखिए और आंखें बंद कीजिए। आरव ने जैसे ही वैसा किया, एक ध्वनि गूंजी। नीलराज, कालग्रह जाग चुका है। अब चेतन युद्ध दोबारा आने वाला है। तैयार हो जाओ। अचानक वह व्यक्ति वहां से गायब हो गया, और आरव अब जान चुका था कि अगली यात्रा अब केवल स्वप्न नहीं रहेगी। वो चेतन यथार्थ बन चुकी थी। हर रात जैसे अब एक परीक्षा बन चुकी थी। आरव की चेतना अब सपनों में नहीं, किसी सुनियोजित यात्रा में जाने लगी थी, जहां हर बार उसे कोई नई परत छूनी पड़ती। लेकिन इस बार यह सब उसके बस में नहीं था। चेतना ने अब उसे पकड़ लिया था। वो जागते हुए भी देख सकता था, लहरों की तरह आती स्मृतियां, लोगों के चेहरे जो उसे जानते थे, और एक लोक जो पुकार रहा था। उस रात उसने खुद को चेतन संकेतक क्रिस्टल के साथ कमरे में बंद किया। दरवाजे बंद, फोन ऑफ, लैपटॉप शट डाउन। वो जानता था अब अगली यात्रा किसी झूठे स्वप्न की तरह नहीं होगी, बल्कि एक वास्तविक प्रवेश होगा, कालग्रह में। जैसे ही उसने आंखें मूंदी, एक जोरदार कंपन हुआ। उसके माथे पर जैसे कोई तीसरी आंख खुल गई हो, और उसके ठीक बाद एक भयावह अंधेरा छा गया। वो अब एक लंबी सुरंग से गिर रहा था, जिसमें कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं था। समय वहां ठहरा हुआ नहीं, बल्कि अस्त व्यस्त था, जैसे कोई पल वर्षों में बदल जाता था और वर्ष 1 सेकंड में। नीचे उतरते ही वो एक रहस्यमयी भूमि पर उतरा। वहां की जमीन काली थी, लेकिन चमकदार, जैसे कांच पर अंधकार गिराया गया हो। चारों ओर भूतपूर्व आत्माएं थीं, अधजली चेतनाएं, जो अब रूप नहीं थीं, केवल कंपन थीं। एक आवाज गूंजी, स्वागत है कालग्रह में नीलराज। वो जिस जगह था वो जेल नहीं थी, पर वहां से बाहर निकलना असंभव था। ये वो जगह थी जहां आत्माएं अपनी चेतना को खो बैठती थीं, जहां हर स्मृति धीरे धीरे गल जाती थी और आत्मा बस एक ऊर्जा स्रोत बनकर रह जाती थी, किसी और की सेवा में। तभी एक चट्टान सी चीज उभरी और उसमें से एक आकृति निकली, नीली परछाई से बनी हुई, बहुत ऊंची, और उसकी आंखें जलती थीं। मैं हूं त्रिशेक, कालग्रह का स्वामी। तुमने बहुत प्रतीक्षा कराई नीलराज। आरव कांप उठा, पर इस बार उसकी चेतना ने उसका साथ नहीं छोड़ा। तुम मुझे जानते हो? उसने पूछा। जानता हूं, मैंने ही तुम्हें यहां भेजा था। तुम चेतना युद्ध में विजयी हो सकते थे,
पर तुमने पथ को चुना, शक्ति को नहीं। यही तुम्हारी भूल थी, और अब मैं तुम्हें वैसा बना दूंगा जैसा मैं चाहता हूं। आरव ने उसकी आंखों में देखा। वहां सिर्फ अंधकार नहीं था, वहां भूख थी, चेतना को निगलने की भूख। मैं कभी तुम्हारा हिस्सा नहीं बनूंगा, उसने कहा, तो तुम खो जाओगे एक बार फिर। अचानक वो अंधकार फैलने लगा और सैकड़ों अधूरी आत्माएं उसकी ओर दौड़ पड़ीं। उनकी चीखें सुनाई नहीं देती थीं, लेकिन वो भीतर तक चीर जाती थीं। आरव ने आंखें बंद कीं और खुद को दोहराया, मैं नीलराज हूं, मैं एक स्वप्न द्वारक हूं, मैं केवल आत्मा नहीं, चेतना हूं। और उसी पल उसके भीतर से एक नीली आग निकली। वो आग नहीं जलाती थी, वो याद दिलाती थी। सारे दृश्य थम गए, आत्माएं पीछे हट गईं, पर तभी त्रिशेक फिर सामने आया। तुम जाग रहे हो, लेकिन अधूरे हो। तुम्हारी एलेसिया अभी भी यहीं है, मेरी कैद में। यह सुनते ही आरव की चेतना कांप उठी। मुझे उससे मिलना है, तो आओ, लेकिन याद रखो, यहां समय तुम्हारा नहीं है। हर गलती एक जन्म ले लेगी। त्रिशेक ने एक द्वार खोला, जिसमें अंधकार नहीं, बल्कि स्मृतियों की लहरें बह रही थीं। आरव जैसे ही उसमें दाखिल हुआ, उसे एक के बाद एक अपने ही जीवनों के टुकड़े दिखाई देने लगे। जन्म, मृत्यु और उसके बीच की भुला दी गई चेतना की कहानियां। वो अब खुद से मिल रहा था, हर उस जीवन से जिसमें वो कभी एक ऋषि था, कभी एक योद्धा, कभी एक संगीतज्ञ और कभी एक मौन साधक। और हर जीवन में एक समान चेहरा बार बार दिख रहा था, एलेसिया का। जैसे ही वह उस लहर के भीतर गहराई में पहुंचा, उसे एक झील दिखाई दी। झील के बीचों बीच एक नीले कमल पर एक आत्मा बैठी थी। वो शांत थी, लेकिन बंद थी, जैसे समय में जमी हुई हो। एलेसिया, आरव ने पुकारा। उसकी आंखें खुलीं, लेकिन वो बोल नहीं सकी। उसके चारों ओर चेतना के कांटे लिपटे थे। ये त्रिशेक की बंधन चेतना है, एक अंदरूनी आवाज आई। इसे तोड़ने के लिए तुम्हें अपनी 3 सबसे बड़ी भावनाएं त्यागनी होंगी, भय, मोह और स्मृति। आरव कांप गया। वो जानता था यह आसान नहीं होगा। पहला था भय। सामने एक दर्पण प्रकट हुआ, जिसमें उसे उसका मृत्यु दृश्य दिखाया गया। वो गिर रहा था, मर रहा था, अकेला, और कोई उसे बचाने नहीं आया। उसके शरीर ने कांपना शुरू किया, लेकिन उसकी चेतना शांत रही। मृत्यु केवल स्थान परिवर्तन है, उसने कहा, और भय टूट गया। दूसरा था मोह। उसे एक और दृश्य दिखा, जिसमें एलेसिया को छोड़ते हुए वो वापस पृथ्वी पर जा रहा था। वो रो रही थी, उसका हाथ पकड़ना चाह रही थी, पर वो जाने को मजबूर था। तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, वो बार बार कह रही थी। आरव की आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन उसने उसे देखा और कहा, अगर मेरा जाना तुम्हारे जागने का कारण बना, तो मेरा मोह भी जागरण था, और मोह जल गया। अब बचा अंतिम, स्मृति। त्रिशेक ने ठहाका लगाया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है नीलराज। हर बार लौटते हो, सब भूल जाते हो। यही कारण है कि तुम जीत नहीं पाते। और एक अंतिम दृश्य प्रकट हुआ। बचपन में मां की गोद, पहली बार किसी ग्रंथ को पढ़ना, किसी मठ में ध्यान करते हुए आंखें खोलना, और एलेसिया की पहली मुस्कान। आरव रो पड़ा। फिर उसने आंखें बंद की और कहा, मेरी स्मृति मेरा भार नहीं, मेरा अस्तित्व है। मैं उसे छोड़ता नहीं, स्वीकार करता हूं। और तभी एक तेज कंपन हुआ, सारे कांटे टूट गए और एलेसिया खुल गई। वो खड़ी हुई, उसकी ओर बढ़ी और बोली, तुमने फिर जीत लिया, पर युद्ध अब भी बाकी है। अचानक कालग्रह हिलने लगा। त्रिशेक प्रकट हुआ, विकराल रूप में, आंखों में ज्वालामुखी की तरह आग। तुमने मेरी शक्ति को ललकारा है, अब देखो चेतना का विनाश। पर आरव अब मौन नहीं था। उसने एलेसिया का हाथ थामा और दोनों ने मिलकर एक ऊर्जा जाल बनाया, जो नीले प्रकाश से बना था और चेतना की सबसे उच्च आवृत्तियों पर कंपन करता था। उसने त्रिशेक से कहा, मैं अब केवल स्वप्न द्वारक नहीं, एक चेतना संरक्षक हूं। और उन्होंने एक साथ वो जाल त्रिशेक की ओर छोड़ा। एक तेज विस्फोट हुआ, अंधकार फट गया, सारी चेतनाएं मुक्त हो गईं। कालग्रह थरथराने लगा और उसी क्षण आरव की चेतना ने अपने शरीर में वापसी की। उसकी सांसें तेज थीं, शरीर पसीने से लथपथ था, लेकिन जैसे ही उसने अपने चारों ओर देखा, कमरे की दीवारें बदल चुकी थीं। अब वो उसी चेतन लोक के संकेतों से भरी थीं, और टेबल पर एलेसिया खड़ी थी, उसके वास्तविक रूप में। अब मैं भी तुम्हारे लोक में आ गई हूं, उसने कहा। आरव ने पूछा, पर कैसे? क्योंकि तुमने चेतना के द्वार को पहली बार 2 तरफ से खोला है। लेकिन तभी कमरे में एक कंपन हुआ और दीवार पर एक प्रतीक उभरा, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। 3 वृत्त, एक केंद्र में बिंदु और उसके चारों ओर अक्षर, अमात्रा। आरव समझ नहीं पाया। तभी एलेसिया ने कहा,
ये चेतना का अंतिम द्वार है, जब आत्मा, ब्रह्मांड और समय तीनों एक हो जाते हैं। अब आरव को सिर्फ एक प्रश्न परेशान कर रहा था। अगर ये चेतना का अंतिम द्वार है तो क्या अगली यात्रा अभी शेष है? चारों ओर शून्यता थी, न कोई रंग, न कोई ध्वनि, न कोई दिशा। आरव की चेतना हवा में नहीं बल्कि किसी अनिर्वचनीय तत्व में तैर रही थी, जैसे समय और स्थान दोनों स्थिर हो गए हों। लेकिन उसकी अनुभूति अभी भी जागृत थी। वह जानता था कि वह जीवित नहीं है, लेकिन मृत भी नहीं। यह कोई मध्यावस्था थी, जहां आत्माएं निर्णय के अंतिम द्वार पर खड़ी होती हैं। काल ग्रह की छाया उसके चेतन पटल के कोनों में घूम रही थी। हर बार जब वह स्वयं को प्रकाश की ओर बढ़ता पाता, कोई अदृश्य दीवार उसे रोक देती। उसे लगने लगा कि कोई गहराई से उसे जकड़े हुए हैं, उसकी अपनी अधूरी भावनाएं, डर, इच्छाएं और वह मोह जो उसने पृथ्वी पर पीछे छोड़ रखा था। तू तभी मुक्त होगा, एक गूंजती हुई आवाज उसके भीतर से आई, जब तू स्वयं से पार होगा। वो वाक्य उसके अस्तित्व को झकझोर गया। उसने उस जगह को ध्यान से देखना शुरू किया। चारों ओर तैरते हुए अधूरे दृश्य थे। उसकी मां की ममता, उसके पिता की उम्मीदें, रिदिमा की अधूरी मुस्कान और वह किताब जो वह लिखना चाहता था लेकिन कभी लिख नहीं पाया। और फिर एक परछाई उभरी, बिल्कुल उसके जैसी। मैं तेरा भय हूं, उसने कहा। मैं ही वो हूं जिससे तू जीवन भर भागता रहा। आरव ने देखा कि वह परछाई उसकी तरह ही हिल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में केवल अंधकार था। डर के मारे उसकी चेतना कांप गई, लेकिन उसने भागने की जगह उसे देखा। मैं तुझसे भागूंगा नहीं, अब नहीं, आरव ने दृढ़ता से कहा, और उसकी परछाई एक चमक में विलीन हो गई। फिर दूसरी आकृति उभरी। यह एक बेहद आकर्षक स्त्री थी, उसकी सभी वासनाओं का मूर्त रूप। उसके पास जाते ही आरव की चेतना कांपने लगी, लेकिन उसने आंखें मूंद लीं और कहा, मैं तुझे त्यागता हूं, क्योंकि मेरी चेतना अब तुझसे परे है। वो भी वाष्प बनकर गायब हो गई। आखिर में एक और छाया आई। यह उसकी सबसे प्रिय याद थी, रिद्धिमा। उसके होंठ हिले। क्या तू मुझे छोड़ सकता है आरव? आरव की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुझे छोड़ नहीं रहा, मैं तुझे हर लोक में संजो रहा हूं, लेकिन इस मोह से पार पाना जरूरी है। एक गहरी सांस और एक शांत मुस्कान के साथ वह आकृति चली गई। तभी सामने एक द्वार उभरा। यह त्रिलोक द्वार था, जिसका वर्णन उन्होंने चेतना विज्ञान की पुरातन परंपराओं में पढ़ा था। यह द्वार तीनों लोकों, भूत, वर्तमान और भविष्य के बीच का एकमात्र मार्ग था, जिसे केवल पूर्ण चेतन आत्मा ही पार कर सकती थी। द्वार के पार जाने से पहले एक चेतना प्रकट हुई। वो वही थी जिसे पहले भी आरव ने कई बार अनुभव किया था, लेकिन आज पहली बार वो स्पष्ट दिखी। उसका नाम ध्रुवेंद्र था, एक प्राचीन चेतना जो कालग्रह के बाहर स्थायी रूप से विद्यमान थी। अब समय है, ध्रुवेंद्र ने कहा, पर तुझे एक निर्णय लेना होगा। या तो तू इस चेतना में स्थायी हो जा और सब जान जाए, अमर बन जाए, या फिर पृथ्वी पर लौट जाए और सब भूल जाए, ताकि फिर से शुरुआत कर सके। आरव के सामने दो द्वार खुल गए। एक पूरी चेतना का प्रतीक था, जिसमें वह अमर होकर हर उत्तर जान सकता था, लेकिन वापस पृथ्वी पर नहीं लौट सकता। दूसरा द्वार पृथ्वी की ओर जाता था, लेकिन उसकी शर्त थी कि लौटते ही वह सब कुछ भूल जाएगा। न रिद्धिमा, न यह यात्रा, न ही चेतना के अनुभव। कुछ पल के लिए आरव ठहर गया। फिर उसने कहा, नहीं, मैं दोनों नहीं चुनता। मैं वो रास्ता बनाऊंगा जो कभी किसी ने नहीं चुना। उसने दोनों द्वारों के बीच खड़ा होकर ध्यान लगाया। उसकी चेतना इतनी तीव्र हो गई कि वहां के सभी तत्व कंपन करने लगे। एक गूंज उठी। प्रकाश और कंपन के बीच एक नया द्वार खुल गया। वह चेतना विज्ञान का सेतु था, एक मार्ग जो आत्मा को चेतना में जागृत रखते हुए भौतिक शरीर में लौटने की अनुमति देता था। ध्रुवेंद्र मुस्कुराया। तू ही नीलराज है, वही जिसे युगों पहले खो दिया गया था, और अब तू स्वयं को पहचान चुका है। अगले क्षण आरव की चेतना शरीर की ओर खिंच गई। पृथ्वी पर उसके मित्र आईसीयू के पास थे, और मॉनिटर पर उसके ब्रेन वेव्स अचानक भयंकर कंपन दिखा रहे थे। डॉक्टर घबरा गए थे, और तभी एक तीव्र श्वास लेकर आरव ने आंखें खोल दी। सब स्तब्ध रह गए। वो महीनों से कोमा में था, लेकिन अब वह जगा हुआ था। उसकी आंखों में कोई अलग सी चमक थी, जैसे उसने कोई दूसरी दुनिया देख ली हो। अगले कुछ महीनों में आरव ने अपने अनुभवों को लिखना शुरू किया। एक किताब आई, बियॉन्ड ड्रीम्स, द ट्रूथ ऑफ कॉन्शियस ट्रैवल। ये कोई साधारण किताब नहीं थी। ये उस चेतन यात्रा का नक्शा थी जिसे कोई भी अनुभव कर सकता था, अगर उसका हृदय और मस्तिष्क जागृत हो। दुनिया भर के लोग, वैज्ञानिक, योगी, सामान्य पाठक, सब इस किताब से प्रभावित हुए, और उनमें से कई लोगों ने अनुभव किया कि सपनों में
अब वो वैसी ही जगहों पर पहुंचते हैं जैसे आरव पहुंचा था। कुछ ने तो चेतना में उड़ान भरने के अनुभव साझा किए। समय बीता। आरव एक नए आयाम का लेखक, शोधकर्ता और चेतना जागरण का पथिक बन गया। पर एक सुबह वो जगह और तकिए के नीचे एक पुरानी सफेद चिट्ठी पड़ी थी। वही कागज, वही लिखावट। अब अगला लोक तैयार है नीलराज। उसने चिट्ठी उठाई, मुस्कुराया और खिड़की से बाहर देखा। आकाश अब खाली नहीं था। वो जानता था यात्रा फिर शुरू होने वाली है। अगर ये कहानी आपके सपनों से जुड़ी लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं क्या आपने भी कुछ ऐसा अनुभव किया है, और सब्सक्राइब करें ऐसी रहस्यमयी यात्राओं के लिए। धन्यवाद।